हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। ये तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे वीपीयू का कंप्यूटर का चैप्टर 2 जिसका नाम है जनरेशन। ओके, तो कंप्यूटर में आज हम लोग जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर की जो डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी है, यानी कि विकास की क्रोनोलॉजी की सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का आइडिया और एंड तक का सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वीडियो वीपीओ या जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम है जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर का विकास क्रम, यानी कि डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसमें और इसके साथ इस थ्योरी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो कंप्यूटर का विकास कब स्टार्ट हुआ? 3000 वर्ष पुराना है, मतलब कि 3000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद सबसे पहले जो है किसका निर्माण किया गया? अबेकस का निर्माण। और अबेकस का काम क्या था? कैलकुलेशन का। मतलब कि अबेकस जो है सबसे पहले अबेकस का आविष्कार हुआ जो कि कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता था। और ये 3000 वर्ष पहले की बात है, 3000 ईसा पूर्व। सबसे पहले बेबीलोन में इसका आविष्कार हुआ था। किसका? अबेकस का। और इसके बाद जो है इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि उन्नत संस्करण है, वो चाइना में विकसित हुआ है। तो इस पूरी लाइनों से कौन से क्वेश्चन आएंगे? जैसे कि कंप्यूटर का विकास जो है वो 3000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और सबसे पहला आविष्कार अबेकस का हुआ जो कि बेबीलोन में, और इसका उपयोग गणना के लिए किया जाता था, यानी कि कैलकुलेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। फिर इसके बाद इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है उसका विकास चाइना में हुआ। अब देखते हैं कंप्यूटर की क्रोनोलॉजी। ओके, तो क्रोनोलॉजी देखते हैं कि कहाँ से लेके मतलब कि अबेकस से लेके मॉडर्न तक किस किस चीज का डेवलपमेंट हुआ और कहाँ पे हुआ। तो उसकी लिस्ट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, 3000 ईसा पूर्व अबेकस का निर्माण हुआ। किसके लिए था ये? कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए। और कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में। ओके, उसके बाद 1610 में, फिर उसके बाद डायरेक्टली 1610 के दशक में या 70th सेंचुरी में नेपियर लॉन्ग्स और बोन्स इसका आविष्कार हुआ। नेपियर लॉन्ग्स एंड बोन्स का, इसका भी उपयोग किसके लिए किया जाता था? गणना को आसान बनाने के लिए। और इसका आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया, तभी इसका नाम नेपियर लॉन्ग्स एंड बोन्स है। लॉन्ग्स एंड बोन्स। ओके, फिर 1642 यानी कि 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार हुआ। ठीक है, पास्कलाइन का आविष्कार हुआ। और ये किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन का जो है आविष्कार हुआ। और ये एक क्या था? ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। क्या था ये? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ओके ओके, फिर 1673 में क्या हुआ? फिर इसके बाद फिर आया लेबनीज कैलकुलेटर। इसका विकास जो है ग्राटफ्रेड विल्हम लेबनीज द्वारा किया गया। और ये भी एक उन्नत गणना के लिए मशीन थी। तो ऊपर से ये जो भी आविष्कार हुए हैं वो सारे क्या हुए? कैलकुलेशन के लिए हुए। ओके, फिर 1801 में जो जैकार्ड लूम का आविष्कार हुआ। और किसके द्वारा किया गया? ये जोसेफ जैकार्ड के द्वारा जैकार्ड लूम का आविष्कार हुआ। जैकार्ड लूम का मतलब क्या है? जैकार्ड लूम ये एक कपड़ा बनाने वाली मशीन थी। जैसे कि हैंडलूम होता है हाथों से कपड़े बनाना, ऐसी पावर लूम यानी कि बिजली की मशीन से कपड़े बनाना। ऐसी जैकार्ड लूम जो बनाया, जो कि किस पे आधारित था? पंच कार्ड पर आधारित था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पंच कार्ड पर बेस था जोसेफ लेकार्ड लूम मशीन, जो कि एक कपड़े की ऑटोमेटिक मशीन थी। फिर उसके बाद 1822 यानी कि 1822 में डिफरेंस इंजन। तो यहां से ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले 1822 में जो है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। और यह
पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, मतलब कि ये पहला जो है वो मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद 1834 में, उसके बाद जस्ट 1834 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, और वो भी किसी ने का, वो चार्ल्स बेबेज द्वारा ही किया गया। मतलब कि चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों का आविष्कार किया। तो डिफरेंस इंजन जो कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, लेकिन इसमें प्रोग्रामेबल नहीं था, और ये जो एनालिटिकल इंजन है ये पहला प्रोग्राम करने योग्य इंजन था। मतलब कि जो डिफरेंस इंजन था इसमें प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती थी, लेकिन जो एनालिटिकल इंजन है इसमें प्रोग्राम करने वाला ये पहला जो है यांत्रिक कंप्यूटर था 1834 में। ओके, अब इसके बाद तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद हेलोरिथ सेंसिस टेबुलेटर। तो हेलोरिथ सेंसिस टेबुलेटर, ये सेंसिस की कैलकुलेशन के लिए हेलोरिथ ने बनाया था 1890 में। ठीक है, तो ये हरमन हेलोरिथ द्वारा विकसित पंचकाठ पर, ये भी किस पे आधारित था, पंचकाठ पर आधारित ये मशीन थी जो कि सेंसस यानी कि जनगणना के लिए बनाई गई थी। फिर 1944 में यानी कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये क्या बनाया गया था, मार्क 1 जो है कंप्यूटर बन गया था, जो कि पहला एक इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, तो ये पहला जो कंप्यूटर है मार्क 1 ये बना था 1944 में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये IBM यानी कि IBM कंपनी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके इसका निर्माण किया था। ओके, अब इसके बाद देखते हैं 1946 में, उसके 2 साल बाद 1944 के बाद 1946 में ENIAC जो है ENIAC का निर्माण किया गया, जो कि एक क्या था, ये पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मतलब कि ये अब मैकेनिकल नहीं, अब ये क्या था, इससे पहले 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, और ये पूरी तरीका से जो है इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका नाम क्या था, ENIAC। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था ENIAC। ENIAC का मतलब क्या है, फुल फॉर्म, ये भी पूछा सकता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, फिर 1 साल बाद ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिसका बेल लैब्स में आविष्कार हुआ, और ये कंप्यूटर को छोटा करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। मतलब कि इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर को छोटा करने, क्योंकि पहले बहुत बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर उसके बाद तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ। फिर 1948 में मैनचेस्टर बेबी जो कि पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाया गया। तो मैनचेस्टर बेबी जो कि क्या था, एक कंप्यूटर था, और जिसमें कि प्रोग्राम जो ऑलरेडी स्टोर्ड थे। तो पहला स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब कि जिसमें पहले से प्रोग्राम मौजूद थे, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, मैनचेस्टर बेबी, जो कि कब बना, 1948 में। ओके, कैसे भी ये याद रखना। ओके, फिर उसके बाद 1952 में एडवेक जो है वो बनाया गया, और ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आधारित उन्नत कंप्यूटर था। तो ये क्या था, एक उन्नत कंप्यूटर था इससे, ENIAC से। तो एडवेक का फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, अब देखते हैं अबेकस। तो अब ये हम लोगों ने क्रोनोलॉजी देखी, अब इनके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या इनसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है अबेकस। तो अबेकस क्या है, अब केवल उतना ही पॉइंट हाईलाइट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछने के लिए, और आपको याद रखना चाहिए उतना। सबसे पहले तो अबेकस जो है ये किसके लिए है, गणना का उपकरण है, यानी कि कैलकुलेशन के लिए उपकरण है, और ये तारों और मोतियों से बना है। ठीक है, तारों और मोतियों से बना हुआ है, और तारों का फ्रेम होता है, और ये प्लास्टिक मेटल, ये कुछ याद नहीं रखना है। और फिर यूजेज ऑफ अबेकस। अबेकस का यूज कौन करता था, ज्यादातर ट्रेडर करते थे।
ठीक, ट्रेडर यानी कि जो सामान जो है खरीदते और बेचते थे, ट्रेडिंग करते थे, वो इनका गणनाओं के लिए उपयोग करते थे। और ये किस पे आधारित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अबेकस है वो इसके कुछ प्रिंसिपल पर बेस है, तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम पर बेसिस है, मतलब कि नंबर की जो प्लेस वैल्यू है उसके पर आधारित है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में क्या है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें पॉइंट याद रखने वाले क्या हैं, ये कैलकुलेशन के लिए है। इसका निर्माण बेबीलोन और चाइना में हुआ फिर उसके बाद, और ये तारों के एक फ्रेम और प्लास्टिक की गोले पिरोकर बनाया गया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिगर देख के भी आप लोग दे सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, और ये प्लेस वैल्यू सिस्टम पर कार्य करता है, और इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा था एडिंग मशीन। एडिंग मशीन का नाम ही एडिंग मशीन है, तो ये एडिशन का काम करेगी। ओके, तो 70वीं सेंचुरी में जो है ब्लेज पास्कल द्वारा, और ब्लेज पास्कल कहाँ से थे, ये फ्रांस से थे। इन्होंने किसका आविष्कार किया सबसे पहले, एडिंग मशीन का। ओके, और एडिंग मशीन का काम क्या था, ये किस पर बेसिस थी, मतलब कि कौन से प्रिंसिपल पर काम करती थी, तो ये घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसमें क्या है, टूथित व्हील्स हैं, और जो है 0 से 9 तक क्या है, चक्रियों के दांत हैं ये। और फिर प्रत्येक और ये भी क्या है, प्लेस वैल्यू पर ये भी काम करता है। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना, ये एडिंग मशीन एडिशन के लिए है और सब्सट्रैक्शन के लिए है केवल। और जो है ये ब्लेज पास्कल द्वारा इसका निर्माण किया गया, और 70वीं सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया। इसका काम केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज कर सकते थे इसको, और ये क्लॉक और ओडोमीटर के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेपियर लॉक्स एंड बोन्स। तो इसका निर्माण, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया, जॉन नेपियर ने किया 1610 में। और उन्होंने संख्यात्मक छड़ों का एक सेट तैयार किया जिसे नेपियर बोन्स कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो संख्यात्मक छड़े हैं ये है नेपियर बोन्स। तो उन्होंने नेपियर एक सेट तैयार किया किसका, संख्यात्मक छड़ों का, जिन्हें ही क्या कहते हैं, नेपियर बोन्स कहते हैं। और इसका उपयोग गुणा और भाग जैसी गणती गणनाओं के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद, और इसमें नेपियर्स ने इन आविष्कारों को आगे चलकर लॉगरिथमिक्स और आधुनिक कैलकुलेटर के विकास की नींव रखी, मतलब कि इससे मॉडिफाइड होके कैलकुलेटर और जो लॉगरिथम तो होती है उसका विकास हुआ। फिर देखते हैं पास्कलाइन। तो पास्कलाइन, एडिंग मशीन और पास्कलाइन, ये दोनों किसने बनाए थे, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, जो कि फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे। तो पास्कलाइन कब बनाया था इन्होंने, 1642 में। ओके, तो 1642 में पास्कलाइन जो है बनाया था। अब इसकी विशेषताएं क्या है पास्कलाइन की, पास्कलाइन क्या कर लेता था, ये संख्याओं को जल्दी जोड़ने और घटाने के लिए उपयोगी था, मतलब कि ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो जल्दी स्पीड से कर लेता था। और इसमें कैरी ट्रांसफर क्षमता भी थी, मतलब कि जोड़ने के बाद जो कैरी आता है वो भी ट्रांसफर हो जाता था, अगले अंक में कैरी ट्रांसफर कर सकती थी। इसकी ये इम्पोर्टेंट जो है इनोवेशन है, और स्पीड। और ये भी किस पे आधारित था, जैसे वो था घड़ी और ओडोमीटर, ये केवल घड़ी की मैकेनिज्म पर आधारित था। ओके, तो ये आपको पॉइंट थोड़े से याद रखने हैं। और यूनिक पॉजिटिव वैल्यू इसमें क्रमांकित दांतेदार पहिया द्वारा उपयोग किया जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये पॉइंट बस आपको याद रखने हैं। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन को 1942 में आविष्कार किया, और ये जोड़ने वाली मशीन थी, मतलब कि एडिशन के लिए। और इसका मेन फीचर क्या था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का टाइमिंग कम करना, तथा जो है कैरी फॉरवर्ड की क्षमता इसके अंदर थी। ओके, अब इसके बाद लेबनीज कैलकुलेटर था, जो कि 1673 में जो जर्मन के गणितज्ञ थे, कौन से, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज, इन्होंने इसका आविष्कार किया। और इसकी विशेषता क्या था, ये गुणा और भाग की क्षमता में
सिर्फ जोड़ने और घटाने तक सीमित नहीं था, बल्कि गुणा और भाग भी कर सकता था। मतलब कि ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सब कर सकता था। और ये स्टेप्ड सिलेंडर तकनीकी पर कार्य करता है। ठीक है। और यह स्वचालित गणना मशीन, यह मशीन अलग अलग लंबाई की दांतों वाले सिलेंडर के आधार पर, ये इसका यूज है, इसका कोई मतलब नहीं है, मात्र आपको ये याद रखना है कि 1673 में लेबनीज कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने, और जो कि जर्मन के गणितज्ञ थे। और इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सारा कुछ हो सकता है। अब देखते हैं जैकार्ड लूम। तो जैकार्ड लूम जो है ये 1801 में जैकार्ड लूम द्वारा इसका आविष्कार किया गया। और इसकी विशेषताएं क्या है? ये कपड़ा बुनने वाली, यानी कि कपड़े बनाने वाली ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन थी। और इसमें डिजाइन और पैटर्न भी बना सकते थे। और ये पंच कार्ड पर आधारित थी, पंच कार्ड पर आधारित थी। ओके, बस इतने पॉइंट इसमें याद रखने हैं आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। तो अब डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों जो है ये किसके द्वारा बनाए गए? ये दोनों बनाए गए ब्लेज पास्कल द्वारा, ये बनाए गए चार्ल्स बेबेज द्वारा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा इनका निर्माण हुआ। 19वीं शताब्दी को कंप्यूटर विज्ञान का स्वर्णिम युग तभी कहा जाता है, क्योंकि यही बेस थे आज के मॉडर्न कंप्यूटर की। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1822 में, और ये कब था? 1834 में। ओके, तो ये किसने बनाई? चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई। चार्ल्स बेबेज द्वारा इनका निर्माण हुआ। और 19वीं शताब्दी को तभी कंप्यूटर का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। 19वीं सेंचुरी को कंप्यूटर का स्वर्णिम युग इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि यही था जिसके बेसिस पर आज कंप्यूटर का आविष्कार हो पाया है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो कि 1822 में, यह एक यांत्रिक गणना वाला यंत्र है, यानी कि मैकेनिकल, क्योंकि ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था ना। कौन सा? डिफरेंस इंजन। तो पहला यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया था जिसे डिफरेंस इंजन कहा गया। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह फाइनाइट डिफरेंस पद्धति का उपयोग करके जो बहुपद मूल्यांकन, यानी कि पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन कर सकता था। ये मैकेनिकल पहला कंप्यूटर। और भाप से चलने वाली मशीन, जैसे गियर और शाफ्ट भी लगे थे इसमें। और सैद्धांतिक रूप से गणितीय गणनाएं बस समीकरण को भी यह हल कर सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता था? पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन और जो मैथमेटिकल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता था। फिर देखते हैं 1837 में, जो है 1837 था यहाँ पे। तो 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन से भी अधिक उन्नत मशीन का आविष्कार किया गया, जिसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन कहते हैं। ओके, विकसित करने का विचार किया गया, जिसे एनालिटिकल इंजन भी कहा गया। तो सबसे पहले इस पॉइंट को याद रखना है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की आविष्कार कब हुआ? 1822 और 1837 में। और किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी है, तो इसको कंप्यूटर स्वर्णिम युग इस वजह से ही कहा जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और चार्ल्स बेबेज को तभी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसकी विशेषताएं क्या है एनालिटिकल इंजन की? ये पहली क्या थी? प्रोग्रामेबल मशीन थी। कि मतलब कि ये ऐसी मशीन थी जिससे प्रोग्राम किया जा सकता था। पहली प्रोग्रामेबल मशीन अगर पूछा जाएगा तो वो कौन थी? एनालिटिकल इंजन, जो कि 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। ओके, और इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज और आउटपुट जैसी आधुनिक कंप्यूटर वाली विशेषताएं थी। तभी तो इसी को बेस माना जाता है। डिफरेंस इंजन को आज के कंप्यूटर का बेस, मतलब नींव मानी गई है तभी, क्योंकि देखो इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज और आउटपुट जैसी आधुनिक कंप्यूटर की क्या थी? विशेषताएं थी इस वाले में, एनालिटिकल इंजन में, इस वाले पॉइंट पे। डिफरेंस इंजन तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद पंच कार्ड का उपयोग कर गणनाओं की क्षमता भी थी इसमें। फिर गुणा भाग जोड़ घटाना जैसी जटिल गणनाएं भी कर सकता था। फिर एड लवलेस ने इस इंजन को पहला एल्गोरिथम लिखा। मतलब कि इस इंजन की एल्गोरिथम किसने लिखी? ये लिखी एडा लवलेस ने। तो ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, कितने पहले ही एल्गोरिथम लिखी? इन्होंने।
और ये पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी तभी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी। तो पहली कंप्यूटर प्रोग्राम कौन थी? एडा लवलेश। ठीक है, एडा लवलेश जो है वो पहली प्रोग्रामर है जिन्होंने एनालिटिकल इंजन की प्रोग्रामिंग की। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है वो आधुनिक कंप्यूटर की नींव बना। ठीक है, अब नींव क्यों बना था? क्योंकि जो आज के फीचर हैं वो तभी थे, तो उन्हीं के बेसिस पर इसका निर्माण आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर का किया गया। तो एनालिटिकल इंजन जो है वो बेसिस था किसका? आज के मॉडर्न कंप्यूटर का। ओके, उनके विचारों के बाद डिजिटल कंप्यूटर में साकार किया गया। ओके, अब देखते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में और। तो 1834 में जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का विकसित किया गया, जो आगे चलकर आधुनिक ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? अंकगणितीय ऑपरेशन, मतलब कि ये जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर ही सकता था। तुलना करने की क्षमता थी इसमें, कि विभिन्न संख्याओं व डेटा की तुलना कर सकता था जी। फिर क्या था इसमें? सेंट्रल प्रोसेसर और मेमोरी, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, और इनपुट आउटपुट सिस्टम की अवधारणा थी। मतलब कि एनालिटिकल इंजन जो है आज ही के कंप्यूटर की तरह लगभग वैसा ही था, क्योंकि इसमें देखो सेंट्रल प्रोसेसर भी था, मेमोरी भी थी, इनपुट भी था, इनपुट डिवाइस भी थे, आउटपुट भी था, और इसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट भी था। और चौथी विशेषता क्या है? प्रोग्राम को संशोधित करने की क्षमता थी। इसमें प्रोग्राम को मॉडिफाइड करने की सुविधा भी थी, कि मतलब कि संग्रहित डेटा और प्रोग्राम को इसमें बदला जा सकता था, मॉडिफाइड किया जा सकता था। अब इन दोनों आविष्कारों जो कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन की क्या विशेषता थी, डिफरेंस इंजन की क्या विशेषता थी, और सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेश। और इन्होंने कब 1834-1822 में इसका आविष्कार किया। ओके, इसकी क्या क्या विशेषता थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब देखते हैं हेलोरिथ जो है सेंसस टेबुलेटर। तो 1890 में अमेरिका की जो जनगणना के लिए पंचकार्ड पर आधारित ये जो है बनाया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। किसने किया था? हरमन हेलोरिथ ने 1890 में जब अमेरिका की जनगणना है उसके लिए ये इसका आविष्कार किया गया था, एक यंत्र को बनाया गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं थी पंचकार्ड टेक्निक इसमें भी थी, और यह मशीन में डेटा स्टोर करने, संसाधित करने व पंचकार्ड का उपयोग करती थी। उसके बाद बिजली से संचालित यह पहला यांत्रिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था। अब ये जो है ये पहला यांत्रिक सिस्टम था, यांत्रिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो बिजली से चलता था। ओके, और ये जनगणना डेटा को स्वचालित रूप से टैबुलेट और विश्लेषण करता था। मतलब कि ये जो डेटा था उसको टेबल फॉर्म में और उसका एनालिसिस करने में सक्षम था। और इसकी तेजी की देखें तो हेलोरिथ मशीन मात्र 72 घंटे में डेटा कैप्चर किया गया। हेलोरिथ मशीन ने मात्र 72 घंटे में डेटा कैप्चर किया, जबकि अन्य प्रतिभागी उस टाइम पे 100 से 144 घंटे लेते थे डेटा कैप्चरिंग में। यह मशीन इतनी प्रभावी थी कि 1950 के दशक में संशोधित संस्करणों का उपयोग करके जनगणना ब्यूरो द्वारा किया जाता रहा है। ओके, तो हेलोरिथ जो है इसके बारे में जो अमेरिका की जनगणना है इसके लिए इसे विकसित किया गया था। ठीक है, हरमन हेलोरिथ ने किया था 1890 में, और यह बिजली से चलने वाला पहला यांत्रिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था। और इसकी डेटा कैप्चर पावर कितनी थी? 72 घंटों में, जबकि अन्य जो थे उनकी क्षमता थी 100 to 144 आवर। अब देखते हैं मार्क 1। ठीक है, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। तो 1944 में 1944 में IBM
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कंपनी है जो कंप्यूटर बनाने की, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म तो इसमें हम लोगों को कंप्यूटर में बहुत ही याद रखने पड़ेंगे, फुल फॉर्म, शॉर्ट की और एक्सटेंशन, ये थोड़े से क्या है लर्न वाले पॉइंट हैं। तो ये याद रखना है। मार्क 1 जो कि क्या था, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी और IBM द्वारा बनाया हुआ पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है कंप्यूटर था। और इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, मतलब कि ये ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग और कैलकुलेशन करता था है। और दूसरा पॉइंट इसकी विशेषता क्या है कि 500 मील लंबाई के तार और 1,75,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन थे इसमें। समझो कितना बड़ा था ये मार्क 1 कि 500 मील लंबी तारें थी इसके अंदर और 1,75,000 जो है वो कनेक्शन थे। ओके, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाने के लिए कि पहले कैसे कंप्यूटर थे। फिर उसके बाद यह 6 सेकंड में जो है गुणा कर सकता था, केवल 6 सेकंड में गुणा कर लेता था। आज का कंप्यूटर तो बहुत ही फास्ट है, लेकिन जो ये मार्क 1 था ये 6 सेकंड में गुणा कर सकता था और इससे जस्ट दुगने समय में भाग कर सकता था। ठीक है, तो 6 सेकंड में गुणा और 12 सेकंड में भाग, तो ये शायद क्वेश्चन बन सकता है इसका। फिर उसके बाद पहला ये स्वचालित कंप्यूटर है जो बड़ी गणनाएं कर सकता था। अब मार्क 1 कंप्यूटर ने कंप्यूटर युग की शुरुआत की। तो कंप्यूटर का जो रियल में जो कंप्यूटर बन रहे हैं, तो उसके युग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना जो कि IBM कंपनी ने बनाया। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना है कि पहला जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM द्वारा बनाया गया। और ये क्या है, इसी कंप्यूटर से कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई और ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, पहला जो है ये वाला जो है ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। इससे पहले कंप्यूटरों को बाद में प्रोग्राम किया जाता था, जैसे कि हम लोगों ने देखा एनालिटिकल इंजन में। अब देखते हैं नेक्स्ट, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर ये जस्ट उससे 1 साल बाद जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा वॉन न्यूमैन कंप्यूटर ने संग्रहीत प्रोग्राम कंप्यूटर यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, ये प्रोग्रामेबल था, मतलब इसे प्रोग्राम किया जाता था। अब जो नेक्स्ट कंप्यूटर बना जो कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर, जो जस्ट इसके 1 साल बाद बना 1945 में, तो इसमें क्या था, इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम था, मतलब कि प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी, प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था इसमें, प्रोग्राम को और जो भी डेटा है दोनों चीजों को। और यह अवधारणा जो है वो आधुनिक कंप्यूटर की नींव थी कि एक ही जगह पे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर, जैसे कि आजकल किया जाता है ना, प्रोग्राम भी है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग भी है और उसी में डेटा भी स्टोर्ड है। और सेकंड चीज क्या थी, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सिस्टम भी इसमें थे। और स्मृति आधारित कंप्यूटर प्रणाली, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है कि इसमें मेमोरी बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम था जिसमें कि प्रोग्राम और डेटा दोनों एक ही स्टोरेज में रखे जा सकते थे, जिससे कंप्यूटर स्वचालित रूप से निर्देशों को प्रोसेस करने की सुविधा मिली इससे। और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उपयोग आज भी आधुनिक कंप्यूटर में किया जा सकता है, मतलब कि इसके जो आर्किटेक्चर का है इसका उपयोग आज भी जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनमें किया जाता है। तभी इसी आधार पर डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुए और जो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर है इसी के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ। तो इसमें जो पॉइंट है 1945 जॉन वॉन न्यूमैन, और ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था पहला, और इसमें जो है क्या था, एक ही जगह पर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर किया जा सकता था। अब देखते हैं भारत में जो है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं। सबसे पहले तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये किसने बनाया,
ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया। फिर उसके बाद जो है लेवलेश ने, ये सबसे पहली प्रोग्रामर है, फर्स्ट प्रोग्रामर। फिर IBM का मार्क 1, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, जो कि IBM और किसने बनाया, IBM के साथ में मिलकर बनाया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। ओके, और उसके बाद वॉन न्यूमैन कंप्यूटर पहला स्टोर्ड प्रोग्राम है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। तो इसी टाइप से यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े, ये टॉपिक और इससे पहला जो वीडियो है, इन दो टॉपिक में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन मान लो कुछ भी है, ये थोड़ा स्टैटिक है। अब इसके बाद जो आएंगे वो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर हैं, तो उनमें आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इनको तो हम लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं भारत में जो है कंप्यूटर का विकास। तो HEC2M जो कि 1956 में आया, ठीक है। HEC2M का मतलब क्या है, होलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M। यह भारत का पहला कंप्यूटर था, मतलब कि भारत का अगर पूछा जाए, वो तो विश्व के थे। अब भारत का पहला कंप्यूटर कौन था, HEC2M। HEC2M और HEC का फुल फॉर्म क्या है, होलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, होलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ओके, और 1956 में 10 लाख रुपए की लागत लगी थी इसमें। 1956 में सबसे पहले, 1957 की क्रांति से पहले, ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ डेट साथ में, कि 1956 में क्या है, 1957 से पहले वाला ईयर, तब भारत में पहला कंप्यूटर का विकास हुआ और इसमें 10 लाख रुपए की लागत लगी। और लागत से ये खरीदा गया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में से स्थापित किया गया। मतलब कि 10 लाख रुपए में ये पहला कंप्यूटर लिया गया था, HEC2M 1956 में, और कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद इस कंप्यूटर का उपयोग प्लानिंग कमीशन की वार्षिकी और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में किया जा सकता था। मतलब कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता था, प्लानिंग कमीशन की वार्षिकी और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। और यह भारत की अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ। मतलब आगे इसी के बेसिस पे कंप्यूटर के विकास में सहायता मिली। अब इसके पीछे कहानी बहुत है, कहानियों को आना नहीं है पेपर में, जो फैक्ट आने हैं वही मैंने लिखे हैं, केवल उतने ही उतने। उसके बाद ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने बनाया एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक, TIFR ने बनाया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर उसके बाद 1965 में, जस्ट इसके उल्टा कर देते हैं, 56 का उल्टा 65 में। तो TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये भारत का पहला स्वदेशी, अब ये तो खरीदा था 10 लाख रुपए में, HEC होलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलकुलेटर जो है कंप्यूटर 2M। अब ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने जो बनाया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये पहला भारत का स्वदेशी कंप्यूटर था और 1955 में विकसित किया गया और 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे ये नाम दिया गया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये आगे लगा दिया, मतलब कि ट्रिफ्रैक बोल सकते हैं, TIFRAC। ओके, और 1965 में इसे पूरी तरह उपयोग में लाया गया, वही ये ईयर है, ठीक है, 1965 में यूज में आने लगा ये। तो इसका विकास 1955 में हो गया। तो 1960 में जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है ये। और इस कंप्यूटर का उपयोग वैधानिक गणना और अनुसंधान कार्य के लिए किया जा सकता था, इसका कोई यूज नहीं है। केवल ये याद रखना है कि ये कब थी, 1965 में, और 1955 में इसे विकसित किया गया था। नाम कब दिया गया था, 1960 में, मतलब कि 5 साल के अंतर है, ठीक है, 5 साल बाद नाम दिया गया था और उसके 5 साल बाद यूज में आ गया था, ठीक है, 1955, 1960, 1965। यही पॉइंट हम लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही ये थ्योरी कुछ नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं सिद्धार्थ, फिर उसके बाद आया सिद्धार्थ, इसके 2 साल बाद।
जब वो यूज में आने लगा उसके 2 साल बाद सिद्धार्थ नाम से। ठीक, तो पहला तो बाहर का था HEC, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने जो बनाया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। फिर उसके बाद आया सिद्धार्थ और उसके बाद समीर। तो सिद्धार्थ 1967 में, ये भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर था और यह बनाया किसने था, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो सिद्धार्थ है जो 1967 में बनाया गया, ये बनाया किसके द्वारा गया, ये बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। और इसमें क्या है, सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है भारत में विकसित जिसमें कि पहले सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया, तो ये था सिद्धार्थ एस, सिलिकॉन एस। ठीक है, सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया है और इससे क्या हुआ, सिलिकॉन चिप से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ी। ओके, अब देखते हैं समीर जो है 1984 में इसका विकास हुआ, 1984 में। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लास्ट टर्म था, 1984 में ही तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो समीर का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, समीर का फुल फॉर्म ये है। और यह प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा मुंबई में 1984 में स्थापित किया गया था समीर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट में भारत सरकार के में इसे मुंबई में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक व इंजीनियरिंग में रिसर्च के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो बस फाउंडिंग ईयर याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। अब देखते हैं सीडेक और सुपर कंप्यूटर विकास भारत में। सीडेक जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन आएगी सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए। अब देखते हैं सीडेक के बारे में क्या है। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब कि एडवांस कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए ये संस्था बनाएगी। ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्ट्री है, मीटी मिनिस्ट्री के तहत कार्य करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है जो सीडेक है किसके अंतर्गत कार्य करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये है मीटी मिनिस्ट्री, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, और यह संस्थान आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर कंप्यूटिंग से संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, R&D के लिए ये है। और 1988 में इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ठीक है, 1988 में राजीव गांधी जी की सरकार में। ओके, 1988 में और स्थापना हुई। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को सुपर कंप्यूटर निर्यात करने से इनकार करने के कारण हुई थी। मतलब कि इंडिया ने सुपर कंप्यूटर अमेरिका से लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब जो है 1988 में इसकी स्थापना की गई कि हम खुद ही अपना बनाएंगे सुपर कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहला कौन सा बना, परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला बनी। परम नाम से सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला बनी। अभी भी परम सिद्धि है, परम सिद्धि AI है, अभी भी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ऐरावत है, ये सारे हैं जो सीडेक पुणे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। अब 1980 के दशक के अंत में भारत ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर निर्माण की दिशा में पहली पहल की और सीडेक ने 1991 में, मतलब 88 में इसकी स्थापना हुई और 1991 में पहला जो है सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या, परम 8000। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सीडेक के बारे में 1988 में इसकी स्थापना हुई। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अधीन काम करता है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर कंप्यूटिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए संस्था है। और फिर इसके बाद इतना पॉइंट इसमें याद रखना, फिर इसमें याद रखना है परम कंप्यूटर जो है परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है जिसमें कि परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि 1991 में, जब LPG रिफॉर्म आए 1991 में, तब इसका निर्माण किया गया, विकसित किया गया। और यह सुपर कंप्यूटर
पुणे में स्थित सीडेक में पुणे में स्थित सीडेक केंद्र में विकसित किया गया था। मतलब कि सीडेक का जो हेडक्वार्टर है पुणे में है, तो वहीं पे ये विकसित किया गया था। इसके बाद परम सुपर कंप्यूटरों की कई पीढ़ियां आई, इनको भी हम लोग आगे चैप्टर में आएंगे ना, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो ये तो अभी एक बेसिक डिटेल थी। अब विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एडवेक देख चुके हैं, 1952 में हुआ था, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था ये, ठीक है। फिर जॉन वॉन न्यूमैन, ये 1945 में, ये हम लोगों ने देख लिया था। एनिएक 1946 में, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। एन जॉन मेचोली ने और प्रेस्पर स्कर्ट ने इसे विकसित किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एनवेक का जो है आविष्कारक कौन थे? जॉन मेचोली और प्रेस्पर एकर्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने क्या एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था 1946 में, ये हम लोग पढ़ चुके ना अभी। तो इसके आविष्कारक कौन है? जॉन मेचोली और प्रेस्पर एकर्ट। फिर मैनचेस्टर बेबी 1940, ये विश्व का पहला जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, ये भी हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है। और इसका निर्माण, और जो मैनचेस्टर बेबी, इसका निर्माण किसने किया था? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, जो कि मैनचेस्टर किया, और फ्रेडरिक सी विलियम्स और टॉम किलबर्न और जोफ टूटिल। तो ये जो है ना टूटिल, इन चारों लोगों ने मिलके मैनचेस्टर बेबी का आविष्कार किया। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये याद जरूर कर लेना। फिर ये देख चुके हम लोग। अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इसके बाद आपके जो भी चैप्टर हैं उनमें मजा आएगा, क्योंकि वो रिलेटेबल लगेंगे ना। ये तो हम लोगों से पहले की बात है और थोड़े से फैक्चुअल लगेगी, क्योंकि इसमें थ्योरी अगर इसका पूरा पार्ट पढ़ोगे तो क्या मतलब है उस चीज का। जो फैक्चुअल नॉलेज है वो मैंने लिख दी, और इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे तो, और 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों लेक्चर से मिला के, अगर आएंगे तो देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो 5 जनरेशन है, ओके। प्रथम पीढ़ी, अब डेट टाइमलाइन जरूर याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन है, ये समरी फॉर्म में, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जनरेशन कब थी? 1942, ओके 1942। फिर हम लोगों ने देखा 1944 में मार्क 1 का निर्माण हुआ था ना, IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो पहली जनरेशन थी वो कंप्यूटर की ना। तो 1942 से 1955 तक ये पहली जनरेशन है। तो ये टाइमलाइन याद रखना। और इसमें जो भी ये कंप्यूटर बने, वो क्या बेस था उनका बेस था वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हम लोगों ने देखा था एनिएक, एडवेक और यूनिवेक, ठीक है। ये 3 प्रकार के हम लोगों ने कंप्यूटर देखे जो पहली पीढ़ी के हैं। तो ये जो पॉइंट लिखे हैं ये तो बिल्कुल ही याद होने चाहिए, ठीक है। इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जर्नली अगर आएगा तो, कि पहली कंप्यूटर के निम्न में से पहली कंप्यूटर का जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक, एडवेक, यूनिवेक। तो उसमें हम लोग इसमें टिक लगा सकते हैं, ओके। और उसकी जनरेशन क्या थी और किस पे आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर। ये भी याद रखना है, मतलब कि जो इस पेज में लिखा है ये पूरा याद रखना ही है। फिर सेकंड पीढ़ी जो 1955 से 1964 तक, ठीक है, 1964 तक। इस पे जो कंप्यूटर हुए, क्योंकि हमने देखा था हम लोगों ने कि ट्रांजिस्टर का जो है, ट्रांजिस्टर का भी आविष्कार हो गया था, ठीक है, 1955 से पहले। और फिर इस पे आधारित वो बनने लगे, क्या बनने लगे? कंप्यूटर। पहले वैक्यूम ट्यूब पे थे, अब ट्रांजिस्टर बेस बनने लगे। और हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? कंप्यूटर का मिनिचराइजेशन होने लगा, यानी कि कंप्यूटर छोटे होने लगे, बड़े बड़े से छोटे बनने लगे। तो ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे की बात है। फिर आकार में ये छोटे थे और अधिक विश्वसनीय और कम ऊर्जा खपत वाले थे, इनकी विशेषता ये थी। फिर थर्ड पीढ़ी थी 1964 से 1975 तक, ओके, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित कंप्यूटर थे। फिर इसके बाद क्या आया कि आईसी पे आधारित आ गए। आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर उससे भी मॉडिफाइड वर्जन हो गया कंप्यूटर की चिप्स बनाने में, कि ट्रांजिस्टर की जगह हम लोग आईसी का यूज करने लगे, ठीक है, आईसी का यूज करने लगे। और जिससे क्या हुआ? अधिक तीव्रता हुई और गणना करने में सक्षम हुए। मतलब कि कंप्यूटर छोटे तो हुए ही, प्लस उनकी गणना में तीव्रता और अधिक गणना करने में सक्षम हुए।
फिर उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन है जो 1975 से और अभी तक चल रही है, तो उसमें क्या है माइक्रो प्रोसेसर। फिर उसमें आईसी से भी आगे माइक्रो प्रोसेसर लगने लगा, जैसे कि इंटेल के ये प्रोसेसर आते हैं ना, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर आधारित हो गए और पर्सनल कंप्यूटर का जो है विकास हुआ। कौन सी? फोर्थ जनरेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन में किसका विकास हुआ? ये पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। ओके, अब देखते हैं और आगे फिफ्थ पीढ़ी में क्या हुआ। तो ये तो पूरा याद ही रखना है। तो फिफ्थ पीढ़ी में वर्तमान और भविष्य में, ये अभी से लेके और भविष्य का ये बता रहा फिफ्थ जनरेशन में दिया गया है, जिसमें कि एआई जो आजकल चल रहा है, एआई, फिर आगे मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये क्या है फ्यूचरिस्टिक वाला है फिफ्थ जनरेशन। ओके, तो हम लोग अभी इस पीढ़ी में कंप्यूटर चला रहे हैं, इस पीढ़ी के। अब इस पीढ़ी में जाएंगे ट्रांजिशन के बाद। तो अब यहीं तक रखते हैं। वीडियो हो गया है 45 मिनट का, तो यहीं तक रखते हैं। फिर आगे देखते हैं इनका पूरा डिटेल्ड में जो भी जानकारी है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, और इसके क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।